जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और सभी प्यारे दोस्त अपनी तैयारी को बड़े ही शानदार अंदाज में लेके चल रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी समय से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो रिवीजन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कल की क्लास को, मतलब कल की क्लास से एक क्वेश्चन लेकर आज की क्लास को। तो कल की क्लास में हमने देखा था किसके बारे में? फ्रीक्वेंसी के बारे में, आवृत्ति के बारे में। तो मुझे बताइए कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वैसे मैंने आप सभी को बताया था कि आज मेरी मैराथन थी। तो मैराथन लगभग 4.5 घंटे ही मैराथन रही थी। और उस पर खैर मैराथन में यार 4.5 घंटे में थोड़ी सी थकान तो हो जाती है, परंतु आप सभी का जो बैच है ये भी बड़ा ज़रूरी बैच चल रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, 1 घंटे की बात है, कोई बात नहीं है। अगर मैराथन में 4.5 घंटे चीज़ों को मैनेज किया है तो 1 घंटा और सही। तो इस वजह से मैंने आज की क्लास की छुट्टी नहीं की। हालांकि कल मैंने बोला था कि अगर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई तो फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आज की क्लास भी हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी का बहुत बढ़िया आंसर है। और आप कहते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत अच्छा समझ लिया था सारी चीज़ों को। आज ऐसे ही अगला मुद्दा शुरू करेंगे हम ध्वनि से संबंधित, और ये रहेगा आपका ध्वनि की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड में कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं तो ध्वनि की चाल को लिखा रहेगा कि ध्वनि की चाल रहती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कहीं कहीं लिखी मिलेगी आपको ये 343 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा कभी कभी इसको 332 की जगह 331 भी देख लेते हो आप। हालांकि बहुत कम मिलती है किसी किसी बुक में, और बहुत सारी बुक में इसको 344 भी लिखी देख लेते हो। तो ध्वनि की चाल ऐसे इतना अंतर क्यों रहता है हर जगह? तो इसको अच्छे से समझेंगे आज, बहुत बढ़िया तरह से। हमने भी ली थी आपकी मैराथन क्लास, चलो बहुत बढ़िया है। वैसे मैंने कहा था कि आप सभी मैराथन क्लास अवश्य लेना, और जिसने मैराथन क्लास ली होगी मैं मानता हूँ कि उसके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे, और उसको एक अंदाज़ा लगा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस चैप्टर से बनते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक मैराथन क्लास का ये फ़ायदा हो जाता है। तो अब देखिए होता ये है, हाँ, तो ध्वनि की चाल का मतलब होता है कि जैसे मैंने कुछ बोला तो मेरे द्वारा बोले गए शब्द 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करते हैं। तो या तो ये 332 करेंगे या 343 मीटर चलेंगे 1 सेकंड में। अब ये अलग अलग क्यों हैं? देखो, अगर जिस माध्यम में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो अभी की बात करूँ मैं, तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ हरीश से, तो बीच में क्या है? हवा। हवा में होके मेरी बात जा रही है, तो मेरे और मतलब जो हवा है यहाँ की, अगर उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो चाल ये होगी, और अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो चाल ये होगी, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग अलग होती है। यानी कि जिस माध्यम में आप बात कर रहे हो, जिस माध्यम में आप बात कर रहे हो
उस माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये कब होती है? तो देखो, ये एग्जैक्ट नहीं होती है, या तो ये होगी या ये, लेकिन आपको ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी। अगर क्वेश्चन आएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो देखो, कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि अगर आप माध्यम का तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है। तो आप पहली बात डाल के लिखेंगे ध्वनि की चाल में कि माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। स्पीड ऑफ साउंड increases when temperature of medium increases। ठीक है। तो increases, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है जब हम माध्यम का तापमान बढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए सर, प्लीज सभी के ऐसा ही मात्रक जरूर लिखवा दिया करो। विक्रम बताओ किस राशि का नहीं लिखवाया? मैं तो हर एक राशि का 3 चीजें जरूर लिखवाता हूँ, मात्रक, सदिश है या अदिश है, और उसकी विमाया डायमेंशन। आप बताओ किस राशि का नहीं लिखवाया? ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि बताइए, अगर तुम यहाँ जो हवा है उसकी आर्द्रता बढ़ा दो। आर्द्रता का मतलब उसमें नमी ज़्यादा बढ़ा दो। हवा में नमी कब होती है? आपने देखा होगा, जैसे जून जुलाई के महीनों में हवा चिपचिपी हो जाती है, कहते हैं यार उमस्सी बहुत पड़ रही है तो वो हवा में नमी होती है। अब हवा में नमी क्यों बढ़ती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ने से नमी बढ़ती है और तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, तो डेफिनेटली नमी बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़नी चाहिए। तो अगर हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। तो आप लिखोगे, इसको ऐसी कॉपी कर दोगे कि माध्यम में नमी बढ़ने से, मैं पहले इसको कॉपी कर देता हूँ और फिर जो चेंजेस होंगे उनको कर दूंगा। माध्यम में नमी बढ़ने से, माध्यम में आप लिखोगे यहाँ नमी बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज व्हेन मॉइस्चर, इसको लिखोगे मॉइस्चर ऑफ मीडियम इंक्रीजेज। ठीक है। तो माध्यम में अगर नमी बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। लोहे को गर्म करने से साउंड की चाल बढ़ जाएगी। अभी समझेंगे, हर एक बात को समझेंगे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। अब तीसरा, मेरा एक शेर मुझसे कहेगा कि चलो भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम माध्यम का दाब बढ़ा दें। माध्यम का दाब मतलब यहाँ जो हवा है, मान लो मैं उसका प्रेशर बढ़ा दूं, उसको दबा दूं, और फिर तुमसे बुलवाऊं। अब मुझे नहीं दबाएगा, हवा को दबाएगा। तो फिर तुमसे बुलवाऊं, फिर ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अगर आप प्रेशर ऑफ मीडियम को बढ़ाते हो, प्रेशर ऑफ मीडियम बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये क्या हो जाती है? ये नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दाब का ध्वनि की चाल पे कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लिख लो रिंकू, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप साइंस से रिलेट करके बताते हैं, इट्स ग्रेट जॉब। चलिए दिवाकर, बहुत सारा प्यार भाई। बाकी मेरी कोशिश होती है कि हम चीज़ों को रियल एग्जाम्पल के साथ समझ के चलें, जो चीज़ें आपके साथ हैं। ठीक है भाई विवेक, आपकी समस्या का समाधान भी करवाते हैं। ठीक है। तो इतना नोट हो जाए, एक बार थम्स अप करेंगे। अब देखो, कुछ दोस्त कह रहे हैं, अब कुछ दोस्त मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया तुम कह रहे हो कि माध्यम का ताप बढ़ा दें,
अब माध्यम में तुम किसको ले रहे हो? हवा को ले रहे हो बार बार, कि हवा का ताप बढ़ा दें, हवा का दाब बढ़ा दें, हवा की नमी बढ़ा दें। लेकिन मैं तो माध्यम ही बदल दूंगा। माध्यम बदलने का मतलब, तुम और हरीश अभी यहाँ बात कर रहे हो, हवा है, मैं तुम्हें ले जाके दोनों को पानी में छोड़ दूंगा, स्विमिंग पूल में। अब स्विमिंग पूल में ले जाके मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो माध्यम क्या हो गया? हवा की जगह पानी हो गया। पानी क्या है? लिक्विड है। या लिक्विड से बाहर निकाल के तुम्हारे हाथ में एक पाइप दे दूंगा। पाइप किसकी है? आयरन की है, सॉलिड पाइप है, और उसे हरीश के कान पे लगा दूंगा, फिर बुलवाऊंगा तुमसे। अब मीडियम क्या है? अब मीडियम सॉलिड है। तो एक बार देख लेते हैं कि माध्यम बदलने से क्या होगा। स्पीड से मतलब वेवलेंथ से है या फ्रीक्वेंसी से? विशाल एक बात बताओ तुम मुझे कि रोटी का मतलब क्या होता है? रोटी का मतलब पनीर से होता है या फिर टमाटर से होता है? तुम कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो भाई मेरे शेर, जैसे रोटी अपने आप में सेपरेट चीज़ है, टमाटर अपने आप में सेपरेट है, पनीर अपने आप में सेपरेट है, स्पीड अपने आप में सेपरेट है, वेवलेंथ अपने आप में सेपरेट है, फ्रीक्वेंसी अपने आप में सेपरेट है, तीनों चीज़ सेपरेट है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये कट गया है, कोई बात नहीं, मैंने पहले बताया था। इसको लिखो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्रिश का स्क्रीनशॉट और दे दो। कोई बात नहीं भाई क्रिश, देखते हैं। अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। बिल्कुल भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड घटेगी। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब एक बच्चे ने कहा कि जी मैं तो माध्यम ही बदल देता हूँ। ये लो, चौथा पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि माध्यम के बदलने पर, माध्यम बदलने पर, यानी कि ऑन चेंजिंग मीडियम, ऑन चेंजिंग मीडियम। अब देखिए मीडियम के चेंज होने पे क्या होगा? मीडियम के चेंज होने पे भाई मेरे पास कितने मीडियम हैं? 3 मीडियम हैं। या तो तुम सॉलिड में रखोगे, या तो तुम लिक्विड में रखोगे, या तो तुम गैस में रखोगे। चलिए वन बाय वन तीनों को देख लेते हैं। तो पहली हेडिंग देखेंगे ठोस, यानी कि सॉलिड। अब देखो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड, कुछ सॉलिड्स में देख लेते हैं एग्जांपल लेके। जैसे एग्जांपल लेते हैं अगर इस्पात में, स्टील में, तो स्टील में ध्वनि की चाल है, स्टील में ध्वनि की चाल है 5960। यूं तो देखो बहुत सारे सॉलिड हैं भाई, दुनिया भर के ठोस हैं, लेकिन जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हम केवल उनकी बात करेंगे। स्टील से पूछा जाएगा। उसके बाद रेलवे में तो एल्यूमिनियम से भी बहुत पूछा गया है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड है 6420 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं द्रव में, यानी कि कुछ लिक्विड में। अब देखना इनसे कैसे कैसे कंक्लूजन निकलेंगे। लिक्विड्स में ध्वनि की चाल देखें तो आप शुद्ध जल में देखिए, जो आपका सामान्य वाटर होता है, ठीक है, या प्योर वाटर कह दीजिए, प्योर मत कहिए इसको, चलो सामान्य कहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम प्योर की बात करें, हम सामान्य वाटर की बात करेंगे, यानी कि सिंपल वाटर की। तो सिंपल वाटर में जो ध्वनि की चाल है ये होती है आपकी 1498 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसी को हम समुद्र का जल ले लें, अभी पहले इनको समझो, फिर इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। ये चाल आपको याद भी रखनी है। अगर हम ले लेते हैं समुद्री जल, समुद्री जल में और सामान्य वाटर में क्या फर्क होता है? समुद्री जल होता है खारा, तो इसमें ध्वनि की चाल होती है ज़्यादा, 1531 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसे ही मैं गैस में देखूं, गैसेस में देखूं, तो गैसों में ध्वनि की चाल, भाई हवा ही ले लो, हवा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये रहेगी लगभग 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए, एक तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज पूछी जाएंगी कि इस माध्यम में कितनी है। अब देखो इनसे सवाल क्या क्या बनेंगे। पहला सवाल लेते हैं, नोट मत करना, अभी बाद में नोट कर लेना एक साथ, जितना नोट किया है उतना रोक दो। जब मैं लिखता रहा करूं, आप भी लिखते रहा करो, मैं लिखना बंद करूं, लिखना बंद कर दिया करो, समझो। बाद में नोट करने के लिए टाइम देता हूं, उसमें कर लो। देखिए क्वेश्चन आएगा कि बोलो
निम्न में से कौन सा क्रम सही है या किस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो आप नोट डाल के लिखेंगे अगर ठोसों को देखें तो कितनी ज्यादा चाल है, तो ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद होती है लिक्विड में, उसके बाद होती है द्रव में यानी कि लिक्विड में, और उसके बाद होती है गैसों में। ठीक है, यानी कि ठोसों में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैसेज में होती है। वैल्यू से पता लग रहा है आपको, ये देखो लिक्विड की वैल्यू कम है, गैस की सबसे कम है। अब यार इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद आप ऐसे रखो, देखिए जब आप मतलब जब आप ट्रेन का इंतजार करने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए होते हैं और ट्रेन कहीं बहुत दूर होती है जो आपको दिखाई भी नहीं दे रही, मान लो वो दिखाई भी नहीं दे रही, हॉर्न भी मार रही है और चलती हुई भी आ रही है, बहुत दूर है कहीं, तो क्या हॉर्न की आवाज पहले आ जाएगी या पटरियों के माध्यम से उसके चलने की आवाज आ जाएगी? तो आप महसूस करेंगे कि पटरियों के माध्यम से जिन जिन की आवाज पहले आ जाएगी। तो पटरियां क्या है? ठोस, उसके चलने की आवाज सॉलिड से होके आ रही है और हॉर्न की आवाज हवा से होके आ रही है जो कि गैस है। तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है, ठोसों में ज्यादा होता है और गैसेज में सबसे कम, और द्रव में इनके बीच में होता है। ठीक है, बाकी आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो एक दिक्कत आती है, आप सब क्या रट के रहते हो कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है इस्पात में, स्टील में, लेकिन यहाँ दर्द रहता है बड़ा। भैया तुमने तो एल्यूमिनियम बता दियो, पर हमने तो सवाल पढ़ो ऐसा। भाई सुनो, तुमने सवाल कैसे पढ़ा था पहले उसको देखो। देखिए सवाल तुमने ये पढ़ा था कि निम्न में से ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? निम्न में से ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो बताइए ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो वहां पे ऑप्शंस क्या थे? वहां पे ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था इस्पात, इस्पात मतलब स्टील। बी ऑप्शन था आपका लोहा यानी कि आयरन। सी ऑप्शन था आपका जल यानी कि वाटर, और डी ऑप्शन था आपका हवा यानी कि एयर। तो यहां एल्यूमिनियम था ही नहीं। समस्या ये थी कि यहां एल्यूमिनियम था ही नहीं। अगर एल्यूमिनियम नहीं था तो फिर तुम किसको चुनोगे? स्टील को चुनोगे। लेकिन अगर यहां मान लो मैं हवा ना कह के, यहां हवा ना कह के डी ऑप्शन डाल देता एल्यूमिनियम, तो भाई साहब तुम मजबूर थे एल्यूमिनियम आंसर लगाने पे। समस्या ये थी कि जो तुमने पढ़ा उसमें एल्यूमिनियम था ही नहीं, इस प्रकार से तुम्हें आंसर लगाने। ठीक है, तो कृपया एक बार बताएं कि हाँ भैया मुझे समझ में आ गया और अब मैं नोट कर सकता हूं कि ध्वनि की चाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलती है। तो इसको नोट कर लो जिनका नहीं नोट हुआ हो। 10 सेकंड का समय इसको दे रहा हूं, फिर आगे चलो। आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 सारा आभार। और सच बताऊं तो ये आप सब इतना प्यार देते हैं ना, इस बैच में इतनी मेहनत से पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी हैं। और जब से आप लोगों ने कहा है कि भाई हम लोग तो ऑन जॉब पढ़ रहे हैं, जॉब करके पढ़ रहे हैं, तो मेरी सच में हिम्मत नहीं थी आज कि मैं मैराथन लेके, फिर मैंने अभी आर्मी का टाइम टेबल भी बनाया, उनके प्रैक्टिस सेट की बड़ी डिमांड थी। डिफेंस चैनल भी मैं ही संभाल रहा हूँ, तो पूरे प्रैक्टिस सेटों का टाइम टेबल बनाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। उसमें ये देखो कि वहाँ और 4 ट्रेड के बैच चले हुए हैं कि भाई इन बैचों से किसी का प्रैक्टिस सेट का टाइम मैच ना कर जाए, किसी अध्यापक का समय दूसरी क्लास से मैच ना कर जाए, उसमें बुद्धि लगानी। उसके बाद उनकी वीडियो लॉन्च की है, उन्हें प्रैक्टिस सेट की बड़ी अर्जेंट नीड थी। सच बताऊं तो 6-7 मिनट इसी में लेट हो गया, तो उसमें बहुत थकान हो जाती है और उसके बाद नहीं हिम्मत होती है। परंतु आप सभी इतने बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं कि मैंने मतलब हिम्मत आ ही जाती है आपके बीच में आने के बाद। लगा कि यार उन बच्चों की क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग कर रहा हूँ भाई, हमारा फ़र्ज़ है, आप सभी ने हम पे भरोसा किया है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। बाकी आप सभी भी अच्छे से मेहनत करिए। चलो बहुत बढ़िया। आज तक है जी फिजिक्स नहीं पढ़ी, लुकिंग गुड। आप हमें पहले मिल जाते
तो आज बहुत कुछ सीख जाते हैं। धर्मेंद्र देखो, पहले के मिलने को तो मैं रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब के बाद आपको ये कहने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे भी ना, आप मेरे सामने आएंगे, आप मेरी क्लास में सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया पढ़ेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। आज ड्यूटी नहीं थी, मेरा सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, तो जो मेरा ऑफ होता है ना, मैं उसको मैराथन में लगा देता हूँ। जब भी मुझे वहाँ से छुट्टियाँ रहती हैं, मतलब ऐसा है ना कि डिफेंस चैनल में ही संभाल रहा हूँ, तो उस पर जितना इनपुट चला जाए उतना अच्छा लगता है मुझे, जितना बच्चों के बीच में रहा जाए। नोट कर लेंगे सर, रेस्ट कर लो फिर। अरे कोई नहीं मेरे शेरों, क्लास के बाद रेस्ट ही रेस्ट है, फिर कल का दिन भी रेस्ट पे ही है। नोट हो जाए तो एक बार मुझे बता देंगे, है ना, सभी लोग बता देंगे। चलो बहुत बढ़िया। लोहे में कितनी होती है? कोई बात नहीं, लोहे में भी लिख दो। वैसे लोहे से कभी कभी पूछ भी लेता है, सही है। 5130 रहती है। अब देखो किसी किसी बुक में ना आपको 5132 भी मिलेगी, ये फिक्स नहीं होती हैं, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं है, दो ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे, 5130 5131 इतने क्लोज नहीं आएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गई ध्वनि की चाल, और आप सभी का प्यार आ रहा है। ये प्यार ही थोड़ी सी और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है और ऊर्जा देता है। बहुत सारा आभार सभी के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि चाहे बिजली गड़के, मतलब बिजली की गड़गड़ाहट, जब बिजली चमकती है तो बिजली की गड़गड़ाहट, गड़ गड़ाहट गड़ तो बिजली की गड़गड़ाहट, अच्छा दो चीजें होती हैं जब बिजली चमकती है, तो बिजली की चमक का दिखना और एक उसकी गड़गड़ाहट का सुनना। तो बताओ कौन पहले होता है? तो बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। ऐसे कोई पटाखा फूटे ना, तो पटाखा फूटता हुआ पहले दिख जाएगा और उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। तो बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है वो बाद में सुनाई देती है, वो बाद में सुनाई देती है, बाद में सुनाई देती है, जबकि चमक पहले दिखाई देती है। ऐसा क्यों? चमक पहले दिखाई देती है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपको दिखाने का काम कर रही है, भाई देख किसकी मदद से रहे हो आप देख रहे हो प्रकाश की चाल की मदद से। प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, आप देख पा रहे हो स्पीड ऑफ लाइट की मदद से। और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो आपको सुनाई दे रहा है, सुनाई क्या दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है आपको किसकी मदद से? ध्वनि की चाल की मदद से। अब मान लो भाई ध्वनि की चाल अगर उस दिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 343। तो ये बहुत ज़्यादा है। प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है किससे? ध्वनि की चाल से। यानी कि जो आपको दिखने वाली चाल है वो कहीं ज़्यादा है। कौन सी चाल से? सुनने वाली चाल से। भाई 3 के आगे 8 जीरो का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जाएगी 1 सेकंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चली जाती है। कौन? प्रकाश। लेकिन ध्वनि 1 सेकंड में कुल 343 मीटर जा पा रही है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपने साथ के साथ नोट कर लिया होगा, फटाफट से नोट कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया दीपक, वेरी गुड, बहुत गजब। साइंस की बुक भाई कॉन्सेप्ट के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई बुक आपको और लेनी चाहिए, क्लास से काफ़ी हो जाएगा। ज़रूरी होता है ना कि आप 10 बुकों को पढ़ें ना। आप फ़ोन में PDF ढेर सारी भर के रख लेते हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं। तो ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने कितनी बुक उठा ली, कितनी PDF उठा ली, कितनी क्लास उठा ली, कितने नोट्स उठा लिए। ज़रूरी होता है आपको याद कितना है। तो मेरा कंटेंट बस याद करते रहो, सफिशिएंट है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करते रहिए। वो तो यूथ की बुक आती है,
एक बुक आज मैंने देखी थी, टेलीग्राम हमारे ग्रुप पे पड़ी हुई है, उसको ले लेना, किरण पब्लिकेशन की थी, वो रेलवे के लिए स्पेशली CBT 1 और CBT 2 की है, तो उस बुक को ले लो, उनसे तैयारी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो। बाकी मैं भी क्लास में करवाता रहता हूँ आपको। बिल्कुल, विपिन कुमार नर्सिंग असिस्टेंट की वैसे अलग से क्लासेज चली हुई है यार, इनको मीटर में ही डिनोट करते हैं क्या विशाल? ऐसा यूनिट मीटर होती है ना, इसलिए मीटर में करते हैं। मैराथन हमारी डिफेंस चैनल पे हुई थी, रोजगार विद अंकित डिफेंस। तो ये हो गए किससे संबंधित क्वेश्चंस? ध्वनि की चाल से संबंधित क्वेश्चंस। तो ध्वनि की चाल हो गई, ध्वनि की आवृत्ति हो गई। अब एक गुण आता है ध्वनि का, जिसका नाम है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। अब देखो ध्वनि के परावर्तन में क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं पहाड़ों पे जाएं और आप पहाड़ों पे बड़ी तेजी से किसी का नाम चिल्लाएं। मान लो कभी आपको कभी आपसे किसी ने कुछ नहीं बोला हो जिसको आप बड़ा सुनना चाहते हैं किसी के मुंह से, तो उन शब्दों को आप तेजी से बोलें पहाड़ पे, तो पहाड़ों से वही आवाज आपको कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद सुनाई देने लगती है। और बार बार, जैसे मैं कहूँ हरीश, तो आवाज आएगी हरीश 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 हरीश। मैंने हरीश का वो कह रहा, हाँ जी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों को। तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मानो सामने है पहाड़ यहाँ, और तुम ये एक पहाड़ पे खड़े हो या एक जगह पे ऐसे यहाँ खड़े हुए हो। अब जैसे ही तुम बोलोगे तो यहाँ क्या है, आपकी आवाज जाएगी, आपकी आवाज जाएगी, इससे टकराएगी और वापस आपके पास आ जाएगी, इसलिए आपको बार बार सुनाई देगा। अब भैया एक बार से ज्यादा क्यों सुनाई दिया? क्योंकि आवाज तो सभी डायरेक्शन में जा रही है भाई, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, ऐसे करके। या आपने हरीश बोला, हरीश टकरा के फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे चलती रहेगी 2-3 बार। अब यार हमारे घर के कमरों में ऐसा क्यों नहीं होता? भाई बिल्कुल होता है। और जब होता है, जब वाइट वॉश होता है घरों में या घर नए बनते हैं, कहने का मतलब जब कमरे में कुछ भी नहीं होता। देखिए अभी क्या है, जैसे मैं इस कमरे में अगर बोलूं भी तो हमारे कमरों में तो स्पेशली साउंड एब्जॉर्बर लगे हुए हैं, यानी कि साउंड को सोखने वाले लगे हुए हैं। आपके घर के कमरे में सामान इतना रहता है, जैसे ही बोलोगे आपका सारा साउंड उनके द्वारा सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जब नया घर बनता है या वाइट वॉश के लिए बाहर आप सारा सामान कर देते हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं जो साउंड को सोख सके, मतलब उससे टकराए साउंड और वो एब्जॉर्ब कर ले। हर वस्तु साउंड एब्जॉर्ब करती है थोड़ा थोड़ा, तो साउंड आता है और टकरा के लौट आता है। इसी को कहते हैं हम ध्वनि का परावर्तन, या इसी को हम कहते हैं इको। अरे तुम कैसे नाराज हुए? इसी को हम गूंज भी कहते हैं। तो ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम गूंज। गूंज का मतलब इको, ठीक है। अब इससे क्या प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न बनेगा, क्या ध्वनि में परावर्तन होता है? बिल्कुल होता है ध्वनि में परावर्तन। बिल्कुल भाई विपिन कुमार, बिल्कुल हो जाएगा। ध्वनि में परावर्तन होता है, आप कहोगे जी 100% ध्वनि का परावर्तन होता है। अगला सवाल आएगा, क्या क्या ये जो दूरी है पहाड़ की और इस व्यक्ति के बीच की, एक फिक्स दूरी होनी चाहिए, या इसके कितनी भी नजदीक आके खड़ा हो जाए तो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा? तो देखो अपने कमरे में करके देख लेना, जब कमरे में कुछ भी ना हो, बिल्कुल दीवार के पास जाके बोलना, तो बहुत नजदीक से ये ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। ऐसा, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको रिफ्लेक्शन का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो कम से कम परावर्तन के लिए एक फिक्स दूरी होनी चाहिए। और जैसे आप बोल रहे हो, मान लो आप बोल रहे हो हरीश, फिर आपने बोला कमला, फिर आपने बोला नेहरू, कुछ भी बोलते चले गए आप, तो आपको अपने बोलने में भी गैप रखना पड़ेगा अगर आप उनको वापस क्लियरली सुनना चाहते हैं। अगर आपने जैसे बोला हरीश हरीश, तो और तेज बोल दिया मान लो, तो होगा क्या कि वो दोनों ध्वनियां ठीक से वापस आपके पास नहीं लौट पाएंगी। तो एक निश्चित दूरी होनी चाहिए और एक निश्चित समय होना चाहिए। तो वो समय कितना होना चाहिए? आपके 2 बार बोलने के बीच में 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। आप लिखोगे कि परावर्तन के लिए दो ध्वनियों के बीच
0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, का अंतराल होना चाहिए। यानी कि फॉर रिफ्लेक्शन देयर मस्ट बी a gap of 0.1 सेकेंड बिटवीन टू साउंड्स। ठीक है। अच्छा, और न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिफ्लेक्शन। तो देखो, अब हमें दूरी कैसे निकालनी है भाई? यहाँ एक फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या स्पीड को v ले लो, आप v लेते हैं, और हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणा समय। अब ध्वनि का वेग लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है? मान लो 344 ले लो। ठीक है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है 344, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं हम रूम टेम्परेचर, यानी कि ये होता है आपका सामान्य तापमान। 0 तो हमेशा नहीं होता, 25 लगभग, खाली कुछ महीनों को छोड़ के, ठंड के महीनों को छोड़ के लगभग 25 रहता है। और समय कितना है? 0.1। तो इस ध्वनि ने इतनी चाल से इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा? 34.4 मीटर। लेकिन ये जाने की भी दूरी है और आने की भी दूरी है। अगर एक साइड की दूरी देखोगे तो ये 34.4 की आधी होगी, और ये होगी लगभग 17.2 मीटर। तो परावर्तन के लिए जो दूरी है ये कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट 17.2 मीटर डिस्टेंस एंड टाइम गैप 0.1 सेकेंड। प्रदीप, बहुत ज़बरदस्त। हर माध्यम में होता है परावर्तन भाई, बिल्कुल होता है। तो एक बार इसको नोट करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ, हमें समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन लाउडनेस पर भी निर्भर करेगा? बिल्कुल नहीं यार सूरज, कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, नोट हो जाए तो एक बार मुझे बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया, सभी को एकदम बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक सवाल आता है कि क्या माध्यम के बदलने पे आवृत्ति पे कोई फर्क पड़ता है? तो हम ना रट लेते हैं कि आवृत्ति, जबकि हमें अच्छे से समझना चाहिए कि आवृत्ति किसकी पूछी है, ध्वनि की आवृत्ति या प्रकाश की आवृत्ति। तो देखिए, इसको लिख लो अच्छे से नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि माध्यम बदलने पर यानी कि ऑन चेंजिंग मीडियम, माध्यम के बदलने पर देखो, लाइट की फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं होता,
प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो आप कहोगे इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो ये बदल जाती है, ये बदलती है। और इसको कहते हैं हम, ये सबसे पहले किसने देखा, ये देखा डॉपलर साहब ने। तो इसी को कहते हैं हम डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। देखिए अगर आप कांस्टेबल स्तर की पढ़ेंगे तो कभी भी आपको लिए डॉपलर इफेक्ट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अच्छे स्तर पे साइंस पढ़ें, लोको पायलट में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी के लिए, रेलवे के स्तर पे, तो फिर ये चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भाई ध्वनि की आवृत्ति अगर माध्यम के बदलने पे बदल रही है, माध्यम के बदलने का मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई साउंड पहले हवा में चल रहा है फिर वो पानी में चला जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए और कैसे बदलती है, और कैसे ध्वनि की आवृत्ति बदलती है। ध्वनि की आवृत्ति बदलती है, ऐसे भी बदलती है, इसको ऐसे करके नोट में ऐसे डाल के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये सुनने वाला है, ये आप हैं सुनने वाले, ठीक है, ये आप हैं सुनने वाले, और ये है कोई बस या रेलगाड़ी जिसका हॉर्न है ये, और यहाँ से ध्वनि निकल रही है, ठीक है। ये ध्वनि जूं 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 ऐसे करके निकल रही है, ये साउंड ऐसे करके निकल रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों रुके रहेंगे तो इसको ध्वनि की वही आवृत्ति सुनाई पड़ेगी जो है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी कि ये तो है श्रोता, श्रोता क्या होता है, सुनने वाला यानी कि ऑब्जर्वर, और ये है सोर्स यानी कि स्रोत, सुनाने वाला, जहां से लाइट निकलेगी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इस केस में लिखोगे आवृत्ति, यहां लिख लेते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी यहां क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, घट जाएगी। अगर मान लो ये रुका हुआ है, अब ये रुका हुआ है, ये इसकी तरफ आएगा तो सीधी सी बात है नजदीकी आ रहे हैं तो बढ़ेगी। अगर ये रुका हुआ है और ये दूर जाएगा तो भी घटेगी, यानी कि दूर जाने पे घटेगी और नजदीक आने पे बढ़ेगी। इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम डॉपलर प्रभाव ही कहते हैं। तो ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और आवृत्ति या तो घटेगी या बढ़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बताएं एक बार, क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल नहीं होगा अश्विनी शर्मा, नहीं होगा भाई। प्रकाश की आवृत्ति इंग्लिश सर क्या आगे लिखनी है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं भाई, इंग्लिश वाले इंग्लिश नोट करो, हिंदी वाले हिंदी, ठीक है। तो अगर नजदीक आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ठीक है। नोट हो जाए तो कृपया एक बार थम्स अप करेंगे। चलो सभी का नोट हो गया। बाई टू क्या है, बाई टू का मतलब है, अच्छा इसमें पूछ रहे होंगे आप बाई टू, बाई टू का मतलब है देखो एक बार ये जाने की दूरी है, एक बार आने की दूरी है, इसलिए हमें एक दूरी निकालनी है, तो इसलिए हमने डिवाइड बाई टू करा। अब एक बार देखिए हम, ऐसे तो प्रकाश की भी आवृत्ति घटेगी, भैया क्यों घटेगी? देखो जो मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रकाश की आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। तुम अगर अपनी थ्योरी बनाना चाह रहे हो, तुम अगर जिद करो, बहस करो, तो भाई ऐसे याद रख लो, पेपर में गलत कराना, बताओ मैं और क्या कह सकता हूँ। बाकी ये प्रकाश का गुण है यार, हो सकता है कि मैं चार शराबियों के बीच में बैठ के भी शराब ना पीऊँ। अगर ऐसा थोड़ी है कि मैं चार शराबियों के बीच में बैठ के शराब ना पीऊँ, तो क्या हरीश भी ऐसा ही करेगा? भाई तुम करोगे, अगर तुम नहीं पियोगे तो हरीश भी नहीं पिएगा। भाई हरीश की अपनी प्रवृत्ति है यार, हो सकता है वो चारों से भी बड़ा वाला हो।
तो ये तो अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करता है ना, प्रकृति ने उनको जैसे गुण दिए हैं। अब तुमको मेरी बात माननी है तो ये करके चले आना, नहीं माननी है तो भाई साहब जो मन करे वो करके चले आओ, या फिर आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि साउंड की पहले फ्रीक्वेंसी हवा में देखो, मतलब लाइट की, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें देख लो एक बार पानी में, आपको पता लग जाएगा। चलो, तो मेरे शेरों एक बार देख लेंगे हमने क्या पढ़ लिया। तो आज हमने मेन फोकस रहा हमारा ध्वनि की चाल पे, स्पीड ऑफ साउंड पे, और हमने देखा किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैं वादा करता हूँ अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बगैर रटे समझ के जाते हैं, तो क्वेश्चन चाहे जैसा आ जाए आप निकाल के चले आएंगे। ठीक, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, और फिर हमने रिफ्लेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस देखे, परावर्तन से, और साथ ही हमने इम्पोर्टेंट देखा कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है कैसे नहीं। अब इसमें केवल एक चीज़ रह गई है, और वो है आपका ध्वनि के कुछ और 3 गुण रह गए हैं, जिसमें डेसिबल कवर होता है। आप बड़े परेशान हैं, ध्वनि से संबंधित सब कुछ खत्म हो लिया, डेसिबल नहीं आया। तो ध्वनि के गुण जो हैं वो 3 गुण और रह गए हैं प्रबलता, गुणता, और आपकी पिच यानी कि तारत्व। तो अगर मैं उनको अभी शुरू करूँगा, मुझे कम से कम 15 मिनट उनमें चाहिए। अभी हमारे पास 6-7 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए मैं उनको कल शुरू करूँगा। कल नहीं मतलब परसों, कल तो आपका ऑफ रहेगा। परसों शुरू करेंगे और परसों ही उनको ख़त्म कर लेंगे, और साथ ही हम अगले चैप्टर पे भी चले जाएंगे, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो कल का दिन भाई आ गया। संडे में हमेशा आपसे कहता हूँ कि संडे इज़ द फंडे, बिल्कुल, लेकिन 2 चीज़ें ज़रूर करना। पहला मॉक टेस्ट लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि बस उसको एक तरफ छोड़ दिया, नंबर कम आए तो अपने से कुछ किया नहीं, बस सभी टीचर्स की क्लास में कमेंट करना शुरू कर दिया कि नंबर कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत कम आ रहा है। देखिए, मैं आपको अभी बता दूं, आपने अगर पहले से चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो मॉक टेस्ट में स्कोर उतना आएगा जितना आपने सिलेबस पढ़ लिया। भाई 35% सिलेबस हुआ है, 40% सिलेबस हुआ है, तो उतना ही स्कोर आएगा। फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको ये देखना है क्या मुझसे वो सवाल तो नहीं छूटे जो मुझे पढ़ा दिए गए थे हर एक विषय में। अगर हाँ वो गलत हुए हैं, छूटे हैं, तो उन टॉपिक को दोबारा से पढ़ लेना। यही होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस, मॉक टेस्ट का विश्लेषण। 100% नंबर आपके नहीं आएंगे। जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनका सिलेबस आपसे पहले पूरा हो गया है, कहीं से भी उन्होंने इसका नहीं पहले से पढ़ रखा है, कुछ किसी एग्जाम की अन्य तैयारी में कर लिया होगा। तो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा आप भी बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर रहे होंगे। दूसरा, एक काम और करना है, वो है रिवीजन। भाई जितना अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना। शायद रिवीजन ऐसी चीज़ है जो हमें बड़ा तकलीफ देती है, क्योंकि एक बार चीज़ों को पढ़ते हैं, नया पढ़ते हैं। मैं तो वैसे भी कोशिश करता हूँ हंसी मजाक में पढ़ाने की, एग्जाम्पल देके तो बड़ा मज़ा आता है। ये हमारी टेंडेंसी है कि नई चीज़ सीखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी चीज़ को दोहराने में बड़ा बेकार लगता है। हमारा शरीर कहता है रहने दे इसको छोड़। लेकिन सिलेक्शन कभी हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होता। सिलेक्शन होता है हम उस काम को बड़ी ही मेहनत के साथ करें जो ज़रूरी है। और मेरा मानना है, मैं अपने पर्सनल अनुभव से कहता हूँ, मैंने भी सरकारी नौकरी ली है, कि जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें कभी भी तुम्हें एग्ज़ाम तक याद हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये दोनों काम ज़रूर करना। मिलते हैं परसों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पे सुबह 6 बजे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।